हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह। आज हम मिल रहे हैं क्लास 11 के लिए और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। अब जो कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं इट इज सम मिसलेनियस आइटम्स जहां पर स्टूडेंट्स को काफी डिफिकल्टी फील होती है। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपके साथ में। कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज आज डिस्कस करने वाली हूँ विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। यस, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है विच इज कृष्णास क्लासेस तो ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो देयर आर कोर्सेज अवेलेबल ऑन माई ऐप। चलिए, अब आते हैं यहाँ पर मिसलेनियस एंट्रीज के लिए। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, या फिर किसी भी तरह का ऐसा इनकम जो कि ड्यू हो गई है बट अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है, उसका टेक्निकल टर्म जो है वो है अक्रूड। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अक्रूड इनकम। चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो कमीशन हो, या और भी किसी तरीके की इनकम हो, रेंट वगैरह, अगर वो ड्यू हो जाती है और अभी तक रिसीव नहीं हुई है तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? देखिए, अगर मैं किसी भी इनकम की बात करूं विच हैज बिकम अक्रूड, अक्रूड अगर हो गई है, तो मैं अगर इनकम अकाउंट की बात करूं तो इनकम अकाउंट जो है वो जब इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। लेकिन यहाँ पर अभी तक सिर्फ इनकम अक्रूड हुई है, तो ऐसी इनकम को जो कि अक्रूड इनकम होती है उसे हम एसेट की कैटेगरी में डालते हैं। ये बात याद रखना कि इसे हम लोग इनकम नहीं मानेंगे। ठीक है, इनकम जो भी बेसिकली इनकम है जैसे कि रेंट है या फिर इंटरेस्ट है या फिर कमीशन है, दैट इट सेल्फ इज द इनकम। लेकिन जब इसके साथ अक्रूड वर्ड लग जाता है दैट बिकम्स द एसेट। ओके, सो एसेट इंक्रीज हो रही है क्या? यस, आंसर इज एसेट जो है वो इंक्रीज हो रही है क्योंकि ये अक्रूड हो गया है। ओके, सो अक्रूड इनकम जो भी इस इनकम का नाम है, जैसे यहाँ पर मेरे एग्जाम्पल के अंदर इसका नाम क्या है? इसका नाम है यहाँ पर इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट की जगह कमीशन हो सकता है, इंटरेस्ट की जगह ये फिर रेंट हो सकता है, ये फिर हो सकता है इंटरेस्ट की जगह कोई भी दूसरी इनकम। ठीक है, तो जो भी इनकम आपकी अक्रूड हो गई है वो अक्रूड इनकम आपकी डेबिट हो जाएगी बीइंग एन एसेट। और जो इनकम का नाम है, चाहे वो इंटरेस्ट है, चाहे वो कमीशन है, चाहे वो रेंट है, या कोई भी दूसरा नाम है, दैट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बिकॉज वो एक इनकम है, और जब भी इनकम इंक्रीज होती है तो इनकम इज बीइंग क्रेडिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गुड्स गिवन एज चैरिटी। ये एक्चुअली हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जब हम लोगों ने परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स पढ़े थे। तो चैरिटी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। चैरिटी इज एन एक्सपेंस, और जब भी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है दैट एक्सपेंस अकाउंट इज एक्सपेंस अकाउंट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, एंड परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। अच्छा, ये लॉस ऑफ स्टॉक आज ही की क्लास में मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको, जब इंश्योर्ड है एंड अनइंश्योर्ड है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ इंश्योरेंस के बारे में, देन जनरल assumption is going to be that it is not insured. So loss of stock by theft or fire or whatever is the reason, you will write it on the debit, on the credit side purchases. ये एंट्री भी एक्चुअली हम लोगों ने पहले करी हुई है। देन सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? मिसलीनियस, जैसे कभी आपको दे दिया गया कि हमारे क्लाइंट आए थे, उन क्लाइंट को हम लोगों ने कुछ रिफ्रेशमेंट दिया, या फिर हमने किसी को कोई टिप दिया। ओके, या फिर छोटा मोटा कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसके बारे में आप एक पर्टिकुलर हेड नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर, और लिखा भी नहीं जाता, तो हम सन्ड्री एक्सपेंसेस करके एक कॉमन हेड लिख देते। सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश से पेमेंट हुआ है, अगर चेक से या बैंक से पेमेंट हुआ है तो वहां पर बैंक लिख दिया जाएगा। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? एनी एक्सपेंस विच इज ड्यू बट नॉट पेड। जैसे एक तरीके से अक्रूड का उल्टा है ये। अक्रूड में इनकम जनरेट हो गई थी बट रिसीव नहीं हुई थी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यहाँ पे वेजेस लिखा हुआ है, इट कुड बी एनी अदर एक्सपेंस, इट कुड बी वेजेस, इट कुड बी सैलरी, इट कुड बी रेंट, इट कुड बी एनी अदर एक्सपेंस, कुछ भी दूसरा एक्सपेंस यहाँ पर अक्रूड हो सकता है। तो जब एक्सपेंस हमारा अक्रूड सॉरी आउटस्टैंडिंग हो गया है, मतलब कि ड्यू हो गया है लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया, हम पेमेंट दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में जाके करेंगे, तो वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। और जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, हमें पता है लाइबिलिटी की इंक्रीज को क्रेडिट किया जाता है,
और जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट जब भी इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होती है। ठीक है, तो जो भी एक्सपेंस है उसे आप डेबिट करेंगे और जो उससे आउटस्टैंडिंग लिखना है उसे आप क्रेडिट में लिखेंगे। जब इसके साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड लग जाता है, इट बिकम्स द लाइबिलिटी एंड इट विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। देन यू हैव प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मतलब कि आपने एडवांस में कोई पेमेंट कर दिया। अक्रूड जो आउटस्टैंडिंग है उसका ऑपोजिट, आउटस्टैंडिंग में आपने ड्यू हो गया है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया है, और प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस में आपने एडवांस में पेमेंट किया हुआ। जब भी हम किसी भी चीज का एडवांस पेमेंट कर देते हैं, दिस बिकम्स योर एसेट। क्यों एसेट बन जाती है, क्योंकि अभी तक आपको उस पेमेंट के बदले में सर्विस नहीं मिली है लेकिन आपने पेमेंट कर दिया, तो दिस बिकम्स योर एसेट। एंड जो भी प्रीपेड एक्सपेंस है दैट इज योर एसेट, इट विल बी डेबिटेड। और क्रेडिट साइड में आप लोग उसको लिख देंगे, उस एक्सपेंस का नाम लिख देंगे, क्योंकि वो एक्सपेंस इस साल का एक्सपेंस नहीं है, उसे हम रिड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, याद रखना ग्रुप 1 का क्या रूल है, एनी इंक्रीज इज डेबिटेड एंड एनी डिक्रीज इज क्रेडिटेड। तो यहाँ पे एक्सपेंस एक तरीके से कम हो रहा है क्योंकि आपने इस साल के एक्सपेंस का के साथ उसे नहीं लिखना है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस आपने लिख दिया था। देन ये इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। आगे चल के आपके क्लास 11 के सिलेबस में एक पूरा चैप्टर है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में भी पढ़ा हुआ है कि डेप्रिसिएशन किसे बोला जाता है। जितनी भी टेंजिबल एसेट होती है उनके ऊपर जो वैल्यू में रिडक्शन होता है उसका नाम है डेप्रिसिएशन। तो जब भी आपकी वैल्यू रिड्यूस होती है उसे डेप्रिसिएशन बोला जाता है। डेप्रिसिएशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, मतलब कि हम ऐसी एंट्री पास नहीं करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि यहाँ पे आप किसी को कोई कैश नहीं पे कर रहे होते हैं, एक्चुअली आपकी एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही होती है। तो डेप्रिसिएशन बीइंग एन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। और जो भी कंसर्न एसेट है, टेंजिबल एसेट्स होती है, कैन बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, उसको आप कहाँ लिख देंगे, उसको क्रेडिट में लिख देंगे, क्योंकि एसेट जो है आपकी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। आई होप आपको इतनी सारी एंट्री समझ में आ गई। इसके बाद मैं आपको आज की क्लास में पढ़ाने वाली हूँ कि क्या होती है एंट्रीज जिसको कि हम लोग बोलते हैं रिलेटेड टू फायर। एंड जब फायर या फिर कोई भी रीजन है जिसकी वजह से हम लोगों का लॉस हुआ है एंड हमारे पास इंश्योरेंस था। अब देखो, इंश्योरेंस होने का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि 100% आपका जो लॉस है इट विल बी पेड ऑफ बाय द इंश्योरेंस कंपनी। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इंश्योरेंस कंपनी 100% लॉस पे ना करे। ओके, कुछ पार्ट ऑफ दैट लॉस इज बीइंग पेड ऑफ बाय द इंश्योरेंस कंपनी। पहले हम क्लेम करते हैं, फिर लॉस का क्लेम हमें मिलता है, और फिर भी कुछ पार्ट बचा है तो उसे हम अगेन लॉस अकाउंट ओपन करके लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 एंट्रीज इन अ रो होती हैं। चलिए मैं उसे दिखाती हूँ आपको। सो हम अपना एक एग्जाम्पल बना लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से गुड्स लॉस बाय फायर, रुपीज 10,000, and insurance company admitted the claim for rupees 8,000। ओके, अब यहाँ सबसे पहला एंट्री जो हम लोग को करनी होगी, एंट्री नंबर 1 होगी, जो कि नॉर्मली हम लोगों ने करी थी, लॉस की एंट्री। लॉस बाय फायर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू परचेसेस। यहाँ पर आप गुड्स ना लिखें, परचेजेस ही लिखें। ये हो गया 10,000 एंड 10,000। फिर आप इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करेंगे। देखो, इंश्योरेंस कंपनी को खुद कोई ड्रीम नहीं आ रहा है कि आपकी जो गुड्स है उनको नुकसान हो गया है बाय फायर एंड ऑल। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी आपको खुद से क्लेम नहीं देगी, इंश्योरेंस कंपनी आपके पास चलकर नहीं आने वाली है। हम लोगों को क्लेम करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को कि हमारा इतना लॉस हो गया, आप हमें 10,000, हमसे 10,000 रुपीज का क्लेम करें, आप 10,000 रुपीज हमको पे करिए। यहाँ पर मेरा फोन रिंग कर रहा है, इसके लिए मैं इधर देख रही हूँ। इंश्योरेंस कंपनी को आप क्लेम करेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी को आप डेटर बनाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, जो भी इंश्योरेंस कंपनी का नाम अगर दे देता है क्वेश्चन तो आप उसे लिख देंगे। और यहाँ पर ये जो लॉस बाय फायर अकाउंट आपने ओपन किया था फर्स्ट एंट्री में, उसे आप लोग इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे बाय क्लोजिंग दैट अकाउंट। सो लॉस बाय फायर अकाउंट को यहाँ पर लिखा जाएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट। ये पूरा 10,000 मांगेंगे, हम अपने आप से तो कम अमाउंट नहीं मानेंगे। अब
इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है व्हाट इज द प्रोसीजर। इंश्योरेंस कंपनी से कोई इंस्पेक्टर आता है, वो आते हैं, चेकिंग करते हैं, देखते हैं कि ये लॉस बाय फायर क्या मिटिगेट हो सकता था, क्या आप इसमें से अगर आग लग गई थी तो आप कुछ बचा सकते थे, क्या आपने बचाने की कोशिश करी या ऐसे ही छोड़ दिया कि चलो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ये जो फायर स्ट्राइक हुई थी यहाँ पर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो नेग्लिजेंस की वजह से हुई हो, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट नहीं करेगी। ऑल दोस थिंग्स विल बी चेक्ड एंड देन क्लेम विल बी एडमिटेड। अब यहाँ हमारे क्वेश्चन में क्या हुआ, आउट ऑफ 10,000 ओनली 8,000 का क्लेम जो है इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया, तो हम उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे। देखिए, अब आपके पास पैसा आ गया, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्या दे दिया, कुछ पैसा रिटर्न कर दिया। कितना, आपका जो लॉस हुआ था 8,000 रुपीज का, 10,000 रुपीज से, उसमें से 8,000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी ने दिया। मैं यहाँ पे पर्पसली एक लाइन छोड़ रही हूँ और नीचे लिख रही हूँ इंश्योरेंस कंपनी। अब देखो, इंश्योरेंस कंपनी को आपने क्लेम किया और इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट हैज टू बी क्लोज नाउ। इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट जितने से ओपन किया था यहाँ पर 10,000 से, उतने से ही क्लोज करेंगे, लेकिन आपको अमाउंट कितना मिल रहा है, 8,000 रुपीज मिल रहा है। व्हाट अबाउट बाकी का 2,000, तो मैं जो लॉस बाय फायर अकाउंट क्लोज कर चुकी थी क्योंकि मैंने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगा था, उसे मुझे फिर से जिंदा करना पड़ेगा, मतलब मुझे फिर से ओपन करना पड़ेगा। एंड लॉस बाय फायर अकाउंट हैज टू बी डेबिटेड अगेन एंड दिस टाइम विद द बैलेंसिंग फिगर। तो टोटल लॉस कितने का हुआ, देखो टोटल पहले तो 10,000 का लॉस हुआ था, लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने हमें उसका मुआवजा दे दिया 8,000 रुपीज, तो हमारा जो एक्चुअल लॉस है वो रिड्यूस होकर 2,000 रुपीज का हो गया। तो ये तीनों एंट्री आपको पास करनी होती है। कभी कभी 100% क्लेम एडमिट हो जाता है, तब आप यहाँ पर भी 10,000 एंड 10,000 लिख देंगे, देन लॉस बाय फायर अकाउंट विल नॉट बी ओपन। ठीक है, मुझे लगता है ये आपको क्लियर है। अब इसके साथ ही साथ मैं आपको दो और इंपॉर्टेंट एंट्रीज बता देती हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री जब भी आती है बच्चों को बड़ा परेशान करती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेट से एट द रेट ऑफ, एट द रेट नहीं लिखती हूँ मैं, डायरेक्टली अमाउंट लिख देती हूँ, रुपीज 10,000। अब इसकी एंट्री क्या पास होगी, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। और दूसरा एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री भी मैं आपको यहीं पर बता रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या है, पहले इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से देख लीजिए, फिर उसके बाद हम इसकी जर्नल एंट्री पास करना भी सीखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात समझिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन टू द प्रोपराइटर। देखिए, हमने जब बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी तब हमने देखा था कि प्रोपराइटर जो है, कैपिटल क्या होती है, दिस इज इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोपराइटर टू द बिजनेस। फिर हमने जब गैप पढ़ा था तो हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटी। हम जो भी बिजनेसमैन से कैपिटल का इन्वेस्टमेंट लेते हैं, हम उसे लाइबिलिटी साइड लेते हैं, ये सोच करके कि ये बिजनेस की लाइबिलिटी है, एक ना एक दिन इसको वापस किया जाना है टू द प्रोपराइटर। ठीक है, अब यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि आप इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे होंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर वगैरह का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया होगा, जो कि ये बोलता है कि अगर हम ये नहीं करते, किसी और काम में इतना ही पैसा डालते हैं, तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला से हमें कितना पैसा मिल सकता था, दैट इज अवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेम थिंग इज टू बी अप्लाइड ओवर हियर, कि अगर हमारे बिजनेस में ये प्रोपराइटर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, तो फिर हम कहीं से बोरो कर रहे होते इस मनी को और हम उन्हें भी इंटरेस्ट पे कर रहे होते, उसी तर्ज पे हमें प्रोपराइटर को भी कुछ इंटरेस्ट पे करना चाहिए, विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको अलग अलग चीजें सोचना है, ये नहीं सोचना है कि अरे वाह ये तो हमारी इनकम हो गई क्योंकि हम ही बिजनेस है, हम ही प्रोपराइटर है। नो, आप किसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं, बिजनेस की बुक में एंट्री कर रहे हैं, इसीलिए प्रोपराइटर के किसी भी पर्सनल एक्सपेंस को आप यहाँ लिखते भी नहीं है। तो ये है नंबर 1 एंड ये है नंबर 2। नंबर 1 की जो एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लाइक एनी एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कि एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, और सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं टू कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है हमारे लिए क्योंकि हमें कैपिटल, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी है, अगर आपने ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू पढ़ा है तो उसको हमें इंक्रीज करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें। ड्राइंग्स क्या होती है, आई होप ऑल ऑफ यू नो
वेरी वेल। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है द अमाउंट और द मनी और द गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम उस प्रोपराइटर से कुछ इंटरेस्ट चार्ज करें कि देखो तुम ये सामान बाहर से खरीदते, ये पैसा बाहर से लेते, तो तुम्हें कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बिजनेस को भी दो। तो अब ऐसे में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट इज अ लाइबिलिटी इज रिड्यूसिंग, क्योंकि अब हम उसमें से माइनस कर देंगे और इसे लिखा जाएगा यहाँ पर, और इस तरफ में लिखेंगे आप क्या, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, और जब भी इनकम बढ़ती है तो उसे क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। ओके क्लियर। चलिए, तो ये दोनों एंट्रीज भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो थोड़ी लंबी करते हुए एक लास्ट एंट्री और मैं आपको बता देती हूँ, थर्ड वन, दैट इज इंस्टॉलेशन चार्जेस। रुपीस, मैं एक एंट्री लिख रही हूँ फिर उसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ, एक ट्रांजेक्शन लिख रही हूँ फिर उसका ट्रांजेक्शन उसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ। 1000 एंड, मेरा पेन लैग कर रहा है, वेजेस ऑफ रुपीस 500 पेड ऑन न्यू मशीनरी परचेज। अब ये क्या होता है, देखो जब भी हम किसी मशीनरी को परचेज करते हैं उसके इंस्टॉलेशन पे कुछ खर्चा हो सकता है एंड कुछ वेजेस पे करी जा सकती है। हो सकता है कि उससे रिलेटेड कैरियज का पेमेंट कर रहे हो, और कोई भी एक्सपेंस हो सकता है विच इज रिलेटेड टू ब्रिंगिंग दैट मशीनरी टू द प्रेमाइसेस। ओके, जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा, जब हम एसी परचेज करते हैं तो एसी का पेमेंट हम करके आ जाते हैं, फिर बाद में एसी हमारे घर पे आता है, आके एसी का डब्बा रखा रहता है, फिर थोड़े दिन बाद क्या होगा कि एसी का जो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, जस्ट अ मिनट, मुझे यहाँ, हाँ, एसी का इंस्टॉलेशन करने के लिए उसी दिन शाम तक या फिर दूसरे दिन आपके पास कोई टेक्नीशियन आएगा, वो आएंगे और उस एसी का इंस्टॉलेशन करेंगे। नॉर्मली वो एसी के इंस्टॉलेशन का पैसा आपको अलग से पे करना होता है। तो क्या हम ऐसा बोलते हैं कि देखो हमने एसी तो खरीदा 50,000 का और 1,000 रुपये इंस्टॉलेशन के चार्जेस नहीं दिए? नहीं, हम ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते 51,000 का एसी है। या फिर आपने फॉर एग्जाम्पल किसी एसेट को रखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म बिल्ड करना पड़ा, आपको कोई मशीन रखनी थी, जैसे आपने हेवी जनरेटर्स देखे होंगे जो कि बिल्डिंग्स वगैरह में या मॉल्स में लगे रहते हैं, तो बहुत बड़े जनरेटर होते हैं अफिक्स इन द सरफेस ऑफ द अर्थ होते हैं। वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म, सीमेंटेड प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उसके ऊपर उसको रखा जाता है, वो क्योंकि बहुत जोर से हिलता है जब वो चलता है, तो वो चलते चलते चला ही जाएगा कहीं आगे, इसलिए उसको अफिक्स कर दिया जाता है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो वो भी क्या है, वो एसेट की कॉस्ट का ही पार्ट है। तो ऐसे जितने भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं जब कोई एसेट एक्वायर करी जाती है, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड एक्सपेंस हो, चाहे इंस्टॉलेशन से रिलेटेड एक्सपेंस हो, या फिर ओवर हाउलिंग, जब हम कोई सेकेंड हैंड एसेट परचेज करते हैं। ओवर हाउलिंग मतलब कि हमने उसका इंजन वगैरह पे पूरा इंजन ही बदल दिया, जो कि सबसे महंगी चीज है, या फिर बहुत बड़ा खर्चा कर दिया जिसकी वजह से उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी हो गई, तो उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, उसको एसेट का कॉस्ट का ही पार्ट बना देते हैं, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट नहीं करते। ये आगे आपके कोर्स में जाके एक चैप्टर है रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, वहां पर भी आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो आप जो एंट्री पास करेंगे, जो भी एक्सपेंसेस का नाम है, उन एक्सपेंसेस को आप कहां पर डाल देंगे, आप एसेट अकाउंट में डाल देंगे। आप इंस्टॉलेशन चार्जेस या मशीनरी चार्जेस ये सब नहीं लिखेंगे, आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे जैसे मशीनरी है तो मशीनरी अकाउंट को ही डेबिट कर दिया जाएगा, मशीनरी की जो वैल्यू है इतने अमाउंट से इंक्रीज कर दी जाएगी टू कैश। ओके, कैश लिख दिया मैंने क्योंकि कैश कैश में पेमेंट किया गया ये अज्यूम करके। तो ये 1500 मैंने यहाँ लिख दिया और ये 1500 यहाँ लिख दिया, मतलब कि जितने भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होंगे उसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, हम उन्हें कंसिडर कर देंगे कि ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो सबके सब क्या हैं, वो रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट ही हैं। ओके, और कॉस्ट ऑफ एसेट से रिलेट करके ही हम इनको लिख देते हैं। ठीक है, और अगर सेकेंड हैंड एसेट है तो फर्स्ट टाइम उसकी रिपेयर या ओवरहॉलिंग पे जो खर्चा हुआ है उसे भी हम लोग एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देते हैं। हाँ, लेटर ऑन अगर कोई रिपेयर होगा तो उसे हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि नॉर्मल रिपेयर, ऑयलिंग, ग्रीसिंग ये सब तो लगा ही रहेगा किसी भी एसेट में। चलिए, तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं। आज की क्लास आपको पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग दे रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और लास्ट क्लास हमारी होने वाली है जर्नल की, जहां पर हम ओपनिंग एंट्री पास करना सीखेंगे। अब हमने जर्नल को पूरी तरीके से सीख लिया है। चलिए, बाय, हैव अ ग्रेट डे।